तंत्र शिरोमणि मतलब कि मास्टर ऑफ स्ट्रैटेजी। तंत्र शिरोमणि ही वो उपाधि है जिससे नवाजा गया है, अलंकृत किया गया है अजीत डोवाल को। जी हाँ, अजीत डोवाल वही हिंदुस्तान के नेशनल स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिसका नाम हम सब ने अब करीब करीब सुन रखा है, क्योंकि उनके ऊपर इतनी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, इतनी मूवीज बनी है और वैसे भी वो मोदी जी के बहुत ही करीबी हैं। आज हम इसी तंत्र शिरोमणि की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्पेयर और आज हम जानेंगे इस मास्टरमाइंड के अंदर की चीजें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो अजीत डोवाल मशहूर हैं यूज करने के लिए स्मार्ट पावर। एक तो होती है हार्ड पावर जिसमें आप वॉर्स, वेपन्स, इन सब का यूज़ करके, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब का यूज़ करके दूसरी कंट्रीज पे या वर्ल्ड के ऊपर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। एक होती है सॉफ्ट पावर, जहां आप अपने कल्चर से, अपनी एजुकेशन से, अपनी स्ट्रैटेजीज से, फॉरेन पॉलिसीज से वर्ल्ड के ऊपर, दूसरी कंट्रीज के ऊपर अपनी दबदबा बनाते हैं। सॉफ्ट पावर को और ज़्यादा गहराई से समझने के लिए आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अजीत डोवाल मशहूर हैं हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर, इन दोनों का अमालगमेशन करने के लिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करने के लिए, जिसको कहा जाता है स्मार्ट पावर। जी हाँ, अजीत डोवाल और भी मशहूर हैं क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वो यूज करते हैं ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजिक सिस्टम। ट्रेडिशनल मतलब कई सौ साल, हजार साल पुराना स्ट्रैटेजीज पे जो किताबें हैं हिंदुइज्म में, सनातन में या हमारी पुरानी हिस्ट्री में। साथ में वो मशहूर है यूज करने के लिए प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज के ऊपर स्ट्रैटेजाइज करने के लिए। तो वो डिपेंड करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे और वो डिपेंड करते हैं आज के चेंजिंग रिलेशनशिप और सिनेरियोज के ऊपर। आज करीब करीब 80 साल के होने के बावजूद जो पूरा एक टेन्योर रहा है अजीत डोवाल का, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग रहा है। वैसे लेमैन लैंग्वेज में मशहूर हैं एक स्पाई की तरह। अब ये स्पाई बनने का जो उनका एक शुरुआत हुई थी, एक इनिशिएशन हुआ था, वो उनके पैदा होने के समय से ही हो गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अजीत डोवाल का जन्म हुआ था 1945 में उत्तराखंड में। उत्तराखंड एक हिली एरिया है, पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है। पहाड़ों के लिए कहावत है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली वो डिफरेंट होते हैं, रिलीजियसली वो अलग होते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस अलग होती हैं और लैंग्वेज लेवल पे भी बहुत अलग होते हैं। तो बिल्कुल बचपन से ही अजीत डोवाल इन अलग अलग एथनिसिटीज से, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, कल्चर्स से, लैंग्वेजेस से बहुत ज़्यादा रूबरू हो चुके हैं। यही बेस बना था उनके आगे जाके स्पाई बनने की उस बहुत बड़ी कथा का। अजीत डोवाल ने अपना ग्रेजुएशन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से, उसके बाद उन्होंने मास्टर्स भी वहीं से किया इकोनॉमिक्स में। अब ये जो उनका पढ़ाई का बेस बना इकोनॉमिक्स में, जो उन्होंने डिग्री हासिल की, आगे जाके इसने भी उनका बहुत साथ दिया और इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ डेवलप की, हमारे वेलफेयर की, हमारे वॉरफेयर की। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1968 में अजीत डोवाल ने ज्वाइन किया इंडियन पुलिस सर्विस। ये टाइम कोइंसाइड कर रहा था जब कंट्री में इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत चल रहे थे। ये इमरजेंसी के दौरान और इमरजेंसी के बाद का समय थे जब हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा जूझ रही थी अंदर ही अंदर हो रहे सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से, बहुत सारे प्रदर्शनों की वजह से और हमारे अंदर ही घुसपैठ की वजह से। शुरुआती दौर में जो अजीत डोवाल की पोस्टिंग्स हुई वो हुई केरला में, जहाँ पे कम्युनिस्ट मूवमेंट या जिसे हम कहते हैं नेक्सलिज्म, वो अपने चरम पे चल रहा था। नेक्सलिज्म की जानकारी की आप हमारा नेक्सलिज्म के ऊपर जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो केरला में पोस्टिंग से अजीत डोवाल को समझ में आया कम्युनिस्ट मूवमेंट की तरफ से जो दिक्कतें चल रही थी हमारी स्टेट केरला में। उसके बाद अगली पोस्टिंग उनकी हुई नॉर्थ ईस्ट में। जब नॉर्थ ईस्ट में वो गए तब उन्होंने देखा कि एथनिक बेसिस पे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है उसकी वजह से क्या दिक्कतें हैं और उन चैलेंजेस के साथ उन्होंने डील किया। ये दो जो डिफरेंट पोस्टिंग्स हुई अजीत डोवाल की उनके करियर के बड़े शुरुआती दौर में, इन ही पोस्टिंग्स ने उनको तैयार किया
कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस के साथ। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस मतलब होता है उस तरह की इंटेलिजेंस जब एक इंडिविजुअल, एक आदमी डिसीजंस लेता है ऑन द बेसिस ऑफ कैसा उसकी सराउंडिंग है, किस तरह का कल्चर है, किस तरह का सोशल एनवायरनमेंट है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है। इन चीज़ों को समझते हुए, भापते हुए इंसान अपने डिसीजंस लेता है और खुद को उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ढाल भी लेता है। जो अगली पोस्टिंग हुई अजीत डोवाल की 1975 से लेकर 1988 तक, वो थी जम्मू एंड कश्मीर। जब मिड 1970s में अजीत डोवाल की पोस्टिंग की गई कश्मीर में, उस टाइम कश्मीर पॉलिटिकली सेंसिटिव ज़रूर था, लेकिन ऐसे कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कतें नहीं थी, बहुत ज़्यादा विद्रोह नहीं था, ऐसे जो आज के समय में है या आज से 5-10 साल पहले जो कश्मीर था। तो ये एक परफेक्ट एनवायरनमेंट था अजीत डोवाल के लिए, समझने के लिए, ये जानने के लिए, ये पढ़ने के लिए कि किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक क्लाइमेट काम करता है, पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया क्या होता है। इसी समय अजीत डोवाल ने सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग समझी, अपनाई कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं इस सेंसिटिव एरिया में। यहाँ पे अजीत डोवाल नॉर्मल स्पाई की तरह काम नहीं करते थे, उस समय जैसे स्पाइस करते थे उस तरह से हट के वो बिल्कुल अंडर कवर रहते थे। वहाँ पे इंटेलिजेंस के बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और लॉन्ग टर्म देखते थे कि कैसे चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बजाय कि आज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कल एक्ट कर दिया। ये जो स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म व्यू की, ये स्पेसिफिकली अजीत डोवाल ने डेवलप की थी अपने इस कश्मीर के पोस्टिंग के टाइम। तो ये जो पूरा 10 साल के करीब का उन्होंने समय बिताया कश्मीर में, ये समय वही था जब उन्होंने सीखा और अपनाया ऑफेंसिव इंटेलिजेंस को। ऑफेंसिव इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि इंसान या इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, अंडर कवर रह के, और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके एक ऐसे इवेंट को रोक दे, न्यूट्रलाइज कर दे या उसकी इंटेंसिटी कम कर दे उसके होने के ही पहले। मतलब अजीत डोवाल अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बेसिस पे बहुत सारे इंसिडेंसेस को, धमाकों को या बहुत सारे इनसिक्योरिटीज को होने से पहले ही दबा दिया गया। ये चीज़ जो अजीत डोवाल ने अपनाई थी, ये हमारे कंट्री की स्ट्रैटेजाइजिंग की जो उस समय की पूरी टेक्निक थी उसको बदल दिया। हमारी कंट्री हमेशा ही डिफेंड करने में बिलीव करती थी, मतलब जब कुछ हो जाए तो उससे खुद का डिफेंस करती थी। लेकिन अजीत डोवाल के आने के बाद हमने ये ऑफेंसिव होना भी सीखा, मतलब किसी चीज़ के होने के पहले ही अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे उस चीज़ को रोकना सीखा। कश्मीर का ये जो पूरा टेन्योर था अजीत डोवाल का, इसको एनालिस्ट बोलते हैं, उन्होंने यहाँ पे सीखा था ह्यूमन इंटेलिजेंस, या फिर जिसे हम कहते हैं इमर्सिव इंटेलिजेंस। तो ये वो चीज़ होती है जब आदमी एक जगह पे रह के वहाँ पे खुद को बिल्कुल कैमोफ्लैज करता है, मतलब उनमें पूरा ढल मिल जाता है। अजीत डोवाल जब कश्मीर में रहते थे तो वो कभी एक लोकल आदमी, कभी एक बेगर, कभी एक ट्रेडर, कभी एक स्टूडेंट बन के रहते थे। ये और भी ज़रूरी इसलिए था क्योंकि वो ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई भी अगर नया आदमी बाहर से आता था तो उसको बहुत ही सस्पिशन से देखा जाता था। अजीत डोवाल लोकल्स के बीच में बिल्कुल एक आम आदमी की तरह रहते थे ताकि उनके ऊपर किसी का ध्यान ना जाए। लोकल्स के बीच रहने के बाद ही उन्होंने इतने नेटवर्क्स बिल्ड कर लिए कि उनको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। इन्हीं लोकल्स के अंडर रह के वो आइडेंटिफाई कर लेते थे कि कहीं पे किसी तरह का रेडिकलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा होता था तो उसको बहुत बढ़ने के पहले ही अपने इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसको रोक देते थे या उसकी इंटेंसिटी कम कर देते थे। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। कश्मीर में रहते रहते ही लोकल्स की तरह लोकल्स के बीच में ही अपना जीवन व्यतीत करते हुए अजीत डोवाल ने सीखा कि किस तरह से रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। दूसरे ऑफिशियल्स क्या करते थे, जब भी कोई नेटवर्क आइडेंटिफाई करते थे तो उसको फौरन तोड़ते थे, उसके ऊपर फौरन हमला करते थे। लेकिन अजीत डोवाल और उनकी टीम ऐसा नहीं करती थी। अजीत डोवाल जब भी किसी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते थे तो उसके ऊपर पूरी नज़र रखते थे, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करते थे। इस दौरान वो उसका जो एग्जिस्टेंस, जो नेटवर्क आइडेंटिफाई किया गया था, उस नेटवर्क की एग्जिस्टेंस की क्या वजह थी, उस नेटवर्क में किस तरह से लोगों को रिक्रूट किया जाता था, और हमारे नेबर्स, मतलब कि कश्मीर में तो हमारा नेबर पाकिस्तान ही है,
किस तरह से वो इस नेटवर्क के साथ रिलेटेड थे, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आके इस नेटवर्क से मिल रही थी, इस तरह की चीज़ों को अजीत डोभाल समझते थे। उसको फौरन डिस्ट्रॉय नहीं करके उस नेटवर्क को यूज़ करते थे अपनी समझ को बढ़ाने के लिए और दूसरे नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और धीरे धीरे साम दाम दंड और भेद ये फिलॉसफी यूज करके उन नेटवर्क्स को खत्म करते थे। साम दाम दंड भेद इंडिया की बहुत ही पुरानी स्ट्रैटेजाइजिंग टेक्निक है, जिसको कौटिल्य या जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने दी। अब समझते हैं कि चाणक्य की ये जो साम दाम दंड भेद की जो स्ट्रैटेजाइजिंग की टेक्निक है, इसको डोभाल कैसे यूज करते थे। सबसे पहले आता है साम। साम का मतलब होता है कि किस तरह से आप परसुएड करें सामने वाले को। यहाँ पे डोभाल बेसिकली फ्रेंडशिप्स या नेटवर्क्स बनाते थे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सामने वाले के बारे में जानने के लिए। दूसरा आता है दाम। दाम मतलब किसी चीज का दाम देना, गिफ्ट देना, पैसे देना। इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, सामने वाले को खरीदने के लिए, बहुत सारे स्पाइस को पैदा करने के लिए, अपना एक नेटवर्क बिल्ड करने के लिए अजीत डोभाल बहुत गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स का यूज करते थे। ये कौटिल्य की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। जो तीसरी स्ट्रैटेजी आती है वो है भेद। भेद का मतलब होता है कि सामने वाले ग्रुप्स में, और अगर हम अजीत डोभाल की नज़र से देखें तो जो भी सामने के मिलिटेंट ग्रुप्स होते थे, जो भी आतंकवाद के ग्रुप्स होते थे या नेटवर्क्स होते थे, अजीत डोभाल उन ग्रुप्स के अंदर उनमें आपस में ही लड़ाई कराते थे, जैसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, उस तरह से वो यूज करते थे। और जो सबसे आखिरी स्ट्रैटेजी होती है वो होती है दंड। कौटिल्य कहते थे कि अगर ये तीनों साम दाम और भेद काम ना करे तब आपको दंड का यूज करना चाहिए और बड़े ही सतर्कता से यूज करना चाहिए। अजीत डोभाल इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए दंड का यूज करना जानते थे। उनको पता था कि कब किस तरह से किस मिलिटेंट ग्रुप के ऊपर, किस नेटवर्क के ऊपर आपको फाइनली हार्ड स्ट्रैटेजी का यूज करना है, उनके ऊपर अटैक करना है, उनके ऊपर वेपन्स का यूज करना है। तो इस तरह से अजीत डोभाल यूज करते थे साम दाम दंड और भेद। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो डंडा शब्द है हिंदी लैंग्वेज में, ये इसी दंड की जो स्ट्रैटेजी है इसी से निकला है। मतलब डंडा देना या दंड स्ट्रैटेजी का यूज करना। अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से अजीत डोभाल हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज को उन चीज़ों के लिए भी तैयार करते थे जो हुई ही नहीं होती थी। मिड 1980s तक आते आते अपने कश्मीर के टेन्योर के दौरान अजीत डोभाल समझ गए थे कि फॉरेन स्पॉन्सर्ड डिस्टेबलाइजेशन जो हिंदुस्तान में किया जाता है वो पैटर्न क्या है, स्पेसिफिकली कश्मीर में। वो समझ गए थे कि किस तरह से पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन को यूज किया जा सकता है लोकल पब्लिक को वेपनाइज करने के लिए। और तीसरी चीज वो ये भी समझ गए थे कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को यूज किया जा सकता है वॉर्स को लड़ने के लिए। ये तीनों ही टेक्निक्स को यूज करके जो इंफॉर्मेशन डोभाल ने कलेक्ट की थी, ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई कश्मीर में 1989 के बाद जो विद्रोह शुरू हुआ उसको कंट्रोल करने में। ये जो बेसिस बने, इन्होंने ही हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक तरह से आउटलुक बदला, उनके काम करने के तरीके बदले, और इसका श्रेय जाता है अजीत डोभाल को। 1988 में फाइनली कश्मीर के बाद अजीत डोभाल का ट्रांसफर किया गया इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ये ट्रांसफर ये बताता है कि किस तरह से अजीत डोभाल में ऑपरेशनल एक्सीलेंस तो दिखाई, पर वो स्ट्रैटेजिकली भी कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। जिस तरह से अजीत डोभाल रैंक्स में ऊपर बढ़ते जा रहे थे, डेजिग्नेशन में ऊपर बढ़ते जा रहे थे बहुत जल्दी, ये बताता है कि कितने डिजर्विंग थे वो, कितने ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली एडवांस थे वो, और कितना ज़्यादा ऑपरेशनली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और बहुत ही इम्पैक्टफुल थे। आगे जाके वो स्पेशल डायरेक्टर बने और ये स्पेशल डायरेक्टर बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस में अपना योगदान दिया जो हमारे कंट्री की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज का पार्ट बना। मतलब कि आज जिस तरह से हम टेररिज्म को फाइट करते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान अजीत डोभाल का ही। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आने के बाद जब अजीत डोभाल पाकिस्तान में गए तो वो अंडर कवर गए।
अंडर कवर वो कैसे जाते थे? वो बिल्कुल एक लोकल आदमी, पाकिस्तानी मुसलमान आदमी बन के जाते थे। वहाँ पे रह के उन्होंने बहुत सारे तरीके के कवर्स लिए, जैसे कि वो एक कभी-कभी एक मौलाना बन जाते थे, कभी वो जो है एक बेगर बन जाते थे, या फिर कभी वो एक आम आदमी बन जाते थे पाकिस्तान में। इन कवर्स की वजह से अजीत डोभाल समझ पाते थे कि लोकल लेवल पे, एकदम ग्रास रूट लेवल पे, एकदम निचले दर्जे पे किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। जो ऊपर के पॉलिटिकल फिगर्स, पॉलिटिकल पार्टीज जो बयानबाजी करते थे, जो चीज़ें बताते थे, जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती थी इंडिया पाकिस्तान में, वो तो बड़ी एलीट इन्फॉर्मेशन होती थी, वो तो सबको ही पता होता था। वो जो नीचे सबसे जो काम चल रहा था उससे बहुत अलग होती थी। तो इस ग्रास रूट लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन हो रही थी, काम चल रहा था, उसको पहचानने में अजीत डोभाल बहुत ज़्यादा समर्थ थे, क्योंकि वो अंडर कवर है। इसके अलावा अजीत डोभाल ने ये भी समझा कि किस तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बनाया जाता है और उनको फैलाया जाता है पाकिस्तान में। इस वजह से अजीत डोभाल को ये समझ में आया, और उसके बाद हिंदुस्तान को ये समझ में आया कि किस तरह से पाकिस्तान लोकल पब्लिक के सेंटिमेंट्स को चेंज कर रहा था, हिंदुस्तान के खिलाफ एक गुस्सा पैदा करवा रहा था, और किस तरह से लोकल पब्लिक को, उसके बाद कश्मीर की पब्लिक को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया जा रहा था, बगावत करने पे उकसाया जा रहा था। अपने इस पाकिस्तान के टेन्योर के दौरान ही अजीत डोभाल ने खुद समझा और हिंदुस्तान में इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये समझाया कि किस तरह से आर्मी, आईएसआई और सिविल सोसाइटी का ये ट्रायंगल काम करता है, किस तरह से ये तीनों इंस्टीट्यूशंस आपस में इंटैंगल्ड हैं, आपस में मिल के काम करते हैं। इसके अलावा 1971 में जब पाकिस्तान इंडिया से वॉर आ रहा था, तब साइकोलॉजिकली पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था। उसके बाद ही, जैसा हम सबको जानते हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जनरल ने ये बोला था कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, मतलब कि हिंदुस्तान को हज़ारों घाव देने हैं और उनका खून बहाना है। इसी स्ट्रैटेजी के अंडर काम करते हुए पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड विरोध और विद्रोह करवाता था, मतलब पैसे दे के हिंदुस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा करवाता था। अजीत डोभाल की इंटेलिजेंस में और पाकिस्तान के इस पूरे दौरे में उन्होंने आईबी को समझाया कि कैसे ये जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, जो डिस्टेबलाइजेशन इंडिया में हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है, इसको स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान। अजीत डोभाल ने ये भी समझाया कि किस तरह से पाकिस्तान की पब्लिक का माइंडसेट चेंज कर रहा है पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं। इसको ये भी हम समझ सकते हैं कि अजीत डोभाल के इन दौरों से हमको ये बात बहुत क्लियरली समझ में आई कि पाकिस्तान की जो पूरी इकोनॉमी काम करती थी, पाकिस्तान में जो भी उनका पूरा पैसे कमाने का जरिया था, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को दुश्मन बना के, हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करके और हिंदुस्तान को टारगेट करके ही होता था। जहां बाकी देश टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आगे बढ़ के समर्थ बने और आज अलग अलग उपाधियों को प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की उस समय की उन स्ट्रैटेजीज की वजह से ही वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का ही नाम लेके उठते थे, हिंदुस्तान का ही नाम लेके सोते थे, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी में से ही अपनी इकोनॉमी का पैसा किसी तरह से खींचते थे, हिंदुस्तान को टारगेट करके। ये चीज़ें हमारे आईबी ने और हमारी अथॉरिटीज़ ने समझी अजीत डोभाल की ही इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन गैदरिंग से। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। जब अजीत डोभाल पाकिस्तान में थे, तब पाकिस्तान में पॉलिटिकली काफ़ी इंस्टेबिलिटीज़ चल रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान में भी सिंध और बलूचिस्तान एथनिक लेवल पे काफ़ी अलग होना चाहते थे पाकिस्तान से। इसके बाद अजीत डोभाल की रिपोर्ट्स ने ये बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी इंस्टेबिलिटीज़ हैं और इंडिया उन्हें कैसे यूज़ कर सकता है। इसके साथ ही साथ उन्हीं की रिपोर्ट से ये पता चला कि किस तरह से वहाँ की अथॉरिटीज़, वहाँ की पॉलिटिकल फिगर्स अपनी इंटरनल गलतियों को छुपाने के लिए सारे इल्ज़ाम अपनी आवाम के सामने हिंदुस्तान पर लगाते थे। किस तरह से वो हिंदुस्तान को टारगेट करते थे अपनी गलतियों के लिए, अपनी नाकामयाबियों के लिए। यही सारी इंफॉर्मेशन आगे जाके इंडिया की स्ट्रैटेजीज में हेल्प करती थी,
इंडिया का किस तरह से कम्युनिकेशन पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, इसको बिल्ड करती थी, इसको आगे बढ़ाती थी। इन चीज़ जो पाकिस्तान में रहते हुए अजीत डोभाल ने हिंदुस्तान को समझाई, वो थी पाकिस्तान की साइकोलॉजी। उनकी रिपोर्ट्स में ये साफ साफ समझ में आया हिंदुस्तान को कि किस तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री की आइडियोलॉजी और वहाँ की लोकल पब्लिक की आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस थे। किस तरह से हर तरह का जो अत्याचार पाकिस्तान हिंदुस्तान को फेवर करता था, किस तरह से वो हिंदुस्तान को टारगेट करता था, उन चीज़ों को कैसे मिलिट्री जस्टिफाई करती थी अपने आम पब्लिक के सामने, और किस तरह से पाकिस्तान की साइकोलॉजी बदलती थी इंडिया को लेके हर वॉर के साथ। अजीत डोभाल ये मानते थे कि अपने एनिमी के वेपन्स को काउंट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसकी साइकोलॉजी को समझना, और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से हिंदुस्तान ने कई बार पाकिस्तान के ऊपर, कई बार तो कहना गलत होगा, हर बार पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल की, उसको करारा जवाब दिया, थैंक्स टू अजीत डोभाल। पाकिस्तान में रहने के बाद अजीत डोभाल की रिपोर्ट से ये चीज़ बहुत ही साफ हो गई थी कि पाकिस्तान अब टैक्टिकली नहीं खेलता था, स्ट्रैटेजिकली खेलता था। टैक्टिकली मतलब वो फौरन शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करके हमले नहीं करता था, अब वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म खेल खेलता था। इसका ही एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिला कारगिल वॉर के पहले 1999 में। तो हुआ ये कि ये एक तरह की प्रैक्टिस थी कि जब भी विंटर्स आते थे तो कारगिल के जो हिल्स थे उसके ऊपर से पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो पीछे हट जाया करती थी और समर्स में वापस आ जाया करती थी। लेकिन 1999 में ऐसा नहीं था। विंटर्स के दौरान जो वहाँ के लोकल चरवाहा थे और जो लोकल्स थे उन्होंने कुछ हलचल रिपोर्ट की कारगिल के हिल्स के ऊपर। तब ये समझा गया कि ये हो सकता है कि कुछ मिलिटेंट्स हों, कुछ टेररिस्ट हों जो एलओसी को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अजीत डोभाल की रिपोर्ट्स के बाद हमको ये समझ में आया कि ये कोई मिलिटेंट्स या टेरर ग्रुप्स नहीं है, ये खुद पाकिस्तानी आर्मी है। क्योंकि जिस तरह के वेपन्स उनको लिए पकड़े हुए देखा गया, जिस तरह से वो एक्ट और रिएक्ट कर रहे थे, जिस तरह से वो बिल्कुल चुपचाप शांति बनाए हुए थे, ये सारे लक्षण आर्मी के थे और किसी टेररिस्ट ग्रुप के नहीं थे। और इन्हीं आर्मी और अजीत डोभाल के ऑब्जर्वेशंस के बाद इस पूरे जो ये सिनेरियो बना रहा था पाकिस्तान कि आके यहाँ टेरर अटैक करके चला जाएगा, इस टेरर अटैक को रोकते हुए इसको इंडियन आर्मी ने फुल फ्लेश्ड वॉर में बदला और तब हुआ कारगिल वॉर 1999। अजीत डोभाल की कश्मीर और पाकिस्तान के पूरे टेन्योर के दौरान जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी उनमें कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए गए जो थे कि किस तरह से पाकिस्तान खुद ही हर चीज़ स्पॉन्सर करता था, उसकी मिलिट्री हर चीज़ में इन्वॉल्व होती थी, लेकिन वो डिप्लोमेटिक लेवल पे, अपर लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे ये बोलता था कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये लोकल फ्रीडम फाइटर्स हैं या टेरर ग्रुप्स हैं। इसके बाद जब भी चीज़ें हाथ से बाहर निकलने लगती थी या एस्केलेट होने लगती थी, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का हवा बनाने लगता था। ये चीज़ें दोबारा साबित हुई कारगिल वॉर के टाइम की। तब भी इनिशियली जब ये साफ हो गया था कि जो टेरर ग्रुप्स ने लोकल एलओसी को पार किया था वो टेरर ग्रुप्स नहीं थे, खुद पाकिस्तानी आर्मी थी, तब उनकी हायरार्की ने साफ साफ इनकार किया पहले तो, और बाद में ये बोल दिया कि ये तो लोकल फ्रीडम फाइटर्स हैं। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस ने ये पहचान लिया जिस तरह से ये जो टेरर ग्रुप्स, सो कॉल्ड टेरर ग्रुप्स थे, ये जिस तरह के कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज का यूज़ कर रहे थे वो कोई लोकल ग्रुप्स यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए स्टेट लेवल का सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा जिस तरह की सप्लाई चेन ये मिलिटेंट ग्रुप्स यूज़ कर रहे थे वो अकेले लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स नहीं कर सकते थे, उसके पीछे उनके सर के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री का हाथ होना ज़रूरी था। और इन्हीं सारे सबूतों के बाद ये साबित हुआ कि ये लोकल टेरर ग्रुप्स नहीं थे, ये खुद पाकिस्तान की आर्मी थी, और तब ये कारगिल वॉर को इंडियन आर्मी ने शुरू करवाया। पाकिस्तान की मिलिट्री का ये जो पूरा एक सिनेरियो बनाया गया था हिंदुस्तान के ऊपर टेरर अटैक करने का, जो इंडिया ने आइडेंटिफाई किया और उसको वॉर में बदला,
इसकी पूरी रिपोर्ट्स बाकायदा तैयार की गई और इंटरनेशनल लेवल पर सबमिट की गई अलग अलग कंट्रीज को इंक्लूडिंग यूएस। इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत प्रेशर आया। पाकिस्तान एक तरह से आइसोलेट हो गया और इसके बाद नवाब शरीफ को 4 जुलाई 1999 में प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ मीटिंग करनी पड़ी और अल्टीमेटली उसे इस वॉर से पीछे हटना पड़ा, हार माननी पड़ी। ये जो पूरे वॉर का सिनेरियो बना फाइनली, इसके पीछे पाकिस्तान का एक और मंशा थी, एक और इच्छा थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे बहुत प्रेशर में था और अब वो इसको बदलना चाहता था और ये इंटरनेशनल लेवल पे जताना चाहता था कि इंडिया कश्मीर को इल्लीगली ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके लिए वो इंडिया की मिलिट्री को एक तरह से चैलेंज कर रहा था कि एलओसी को पार करो। अगर इंडिया उस वक्त एलओसी को पार कर जाता तो ये चीज़ के ऊपर ठप्पा लग जाता कि इंडिया मॉरल ग्राउंड्स पे गलत है, उसने एलओसी को क्रॉस किया। और ये चीज़ पता लगाई डोवाल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में। इसी वजह से मिलिट्री का ये स्ट्रेटेजाइजिंग किया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपने पाकिस्तान को हराना है, लेकिन एलओसी को किसी भी कंडीशन में क्रॉस नहीं करना। यही किया हमारी मिलिट्री ने। पाकिस्तान को फाइनली बैक स्टेप लेना पड़ा, उसने हार का सामना किया और इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे एक पॉजिटिव इमेज बनी, मॉरली उसका हाई ग्राउंड्स एस्टैब्लिश हुए और उसकी दुनिया भर में वाहवाही हुई और वहीं पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा थप्पड़ खाना पड़ा। पाकिस्तान के दिल पे ये कारगिल वॉर के घाव बहुत ही गहरे थे। इसी से सकपकाए हुए पाकिस्तान ने एक और टेरर अटैक किया जिसमें उसने हमारे प्लेन को, इंडियन प्लेन को हाईजैक किया था, जिसका नाम था IC-814। ये प्लेन हाईजैक करके फाइनली पाकिस्तान ने लैंड कराया था अफगानिस्तान में। और उस टाइम उन सो कॉल्ड टेररिस्ट ने, जो आपको पता ही एक्चुअली टेररिस्ट थे, बस खुद पाकिस्तान था, खैर उन टेररिस्ट ने ये मांग रखी कि हमारे कुछ टेररिस्ट को जिनको इंडिया ने अपनी जेलों में बंद कर रखा था, उनको आप छोड़ें। इस पूरे नेगोशिएशन की प्रक्रिया में अजीत डोवाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था और कहा जाता है उन्हीं की इंटेलिजेंस की वजह से और नेगोशिएशन स्किल्स की वजह से फाइनली उस हाईजैकिंग को नाकामयाब बनाया गया था। एक बात यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि इस पूरे नेगोशिएशन के बाद इंडिया को अपने लोगों को छुड़वाने के लिए मसूद अजहर नाम के टेररिस्ट को खुला छोड़ना पड़ा था, पाकिस्तान को सौंपना पड़ा था और वो टेररिस्ट आज भी पाकिस्तान में है और शायद इंडिया के खिलाफ आज भी बहुत सारे टेरर अटैक्स में उसका हाथ है। इन सारे महत्वपूर्ण योगदानों के बाद फाइनली 2009 में अजीत डोवाल रिटायर हुए, लेकिन ये उनका रिटायरमेंट बड़ा ही टेम्पररी था। 2014 में जब मोदी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आके थामा, तब उन्होंने अजीत डोवाल को वापस बुलाया और उनको नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का एक पार्ट बनाया। इसके बाद की कहानी से हम सभी लोग अवगत हैं कि किस तरह से अजीत डोवाल ने ही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। उरी के बाद जो हमारे अटैक किए हमने सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में और सबसे लेटेस्ट जो पिछले साल ही हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। इन तीनों ही ऑपरेशंस में पाकिस्तान की बड़ी बुरी खुटाई हुई, उसको बहुत लॉसेस हुए, उसको एक तरह से बहुत बड़े घाव दिए गए और इन सब का एक बहुत महत्वपूर्ण जो योगदान था वो था अजीत डोवाल का। आज 80 वर्ष के होने के बाद भी अजीत डोवाल लगातार मोदी जी का साथ दे रहे हैं। हमारी स्ट्रैटेजाइजिंग में, हमारे आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, इन सब के पूरे प्लानिंग, प्लॉटिंग में और हमारे देश की सुरक्षा में, साथ ही साथ हमारे नेबर्स को करारा जवाब देने में जो बहुत बड़ा नाम है, जो बहुत बड़ा योगदान है, वो है अजीत डोवाल। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग डिस्कशंस, insights, please to subscribe our channel and like our videos. Thank you so much.